हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण वाले यूनिट से 20/11/2021 शिफ्ट 1 में जो कम्युनिकेशन या जो संप्रेषण का आपका यूनिट है उससे संबंधित जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको यहां पर हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आगामी आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें पेपर 1 के लिए 500 प्लस क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। और मैं इसे टाइप कर रहा हूं तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं पूरी तरीके से प्रयास करूंगा कि एग्जाम से पहले ये सारे 500 क्वेश्चन जो है आपको मैं कवर करा दूं। अब देखिए, अकेले काम करना है, अकेले इतने सारे क्वेश्चन को टाइप करना है तो काफी ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि सही टाइम पे जो है इसको कंप्लीट कर लूं और सही टाइम से पहले भी जो है आपको ये सारे क्वेश्चन मैं करा दूं। बाकी मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है या कोई टाइप करने वाला, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो खैर चलिए, वो अलग की बात है, लेकिन मैं पूरी तरीके से प्रयास करूंगा कि इसको मैं जल्दी से टाइप करके कंप्लीट करूं। तो चलिए, आज के ये जो इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है जो कि 20/11/2021 शिफ्ट 1 में कम्युनिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम देख लेते हैं विथ सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां पर है, आप इसे देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा विवादों में भी था, तो इसको पहले आप देख लीजिए और मैं देखता हूं कि आप राइट आंसर बता पाते हैं या नहीं। देखिए, इसमें पूछा गया कि भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाता है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि जो भारतीय प्रेस परिषद है वो हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस होती है उसे किस तिथि को मनाता है। क्या 30 जनवरी को मनाता है या 30 मई को मनाता है या 15 अक्टूबर को या 15 नवंबर को। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना राइट आंसर दे सकते हैं। देखिए, यहां पर इन चारों विकल्पों में से कोई भी आंसर आपका राइट नहीं है। ये क्वेश्चन जो है एनटी की तरफ से गलत माना गया था और इसका कॉमन नंबर सभी छात्रों को दिया गया था, क्योंकि इन चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। जो आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस है वो आपका 16 नवंबर को जो है मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को, जो कि आपको इन चारों विकल्पों में से कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तो एनटीए ने इस क्वेश्चन को गलत माना था और इसका जो कॉमन नंबर एक तरीके से कह लीजिए सभी छात्रों को दिया था। अब इस क्वेश्चन के कुछ डिटेल्स भी मैंने लिख रखे हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे जो है मेंशन कर रखा है। तो पहले मैंने लिखा है एनटीए ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा था, मैंने गलत कहा, सॉरी उसके लिए। तो इसका मूल्यांकन ही मतलब उन्होंने नहीं किया था, मूल्यांकन से बाहर रखा था और इस क्वेश्चन के जो भी कॉमन नंबर बन सकते थे वो छात्रों को दिया गया था। अब देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की जो है कल्पना की थी। याद रखना है कि ये जो प्रेस परिषद आपका है वो किस तरीके से जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो प्रथम प्रेस आयोग के द्वारा जो है भारत में जो आपकी प्रेस है, जो मीडिया का जो एक स्थान है, उसकी स्वतंत्रता और उसकी सिक्योरिटी या रक्षा के लिए जो है यहाँ पर उच्च आदर्श कायम करने के जो उद्देश्य से जो है प्रेस परिषद की जो है यहाँ पर कल्पना की थी। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। बाकी आपको पता है कि वर्तमान में मीडिया क्या करती है और कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर उनको सवाल करना चाहिए और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे उनको बात करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कैसा हो रहा है आप सभी समझदार है, आप सभी को पता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर मैंने बताया कि परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। डेट याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस परिषद की स्थापना कब की गई थी, मान लीजिए कि इस पेपर में पूछा गया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को, ये तो मैंने आपको बता दिया जो कि विकल्प में नहीं दिया गया था। मान लीजिए अगले एग्जाम में जो आपका होने वाला है उसमें ये आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में प्रेस परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 4 जुलाई 1966 को की गई थी, ये आपको याद रखना है। फिर आगे मैंने इसमें लिखा है कि जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य करना शुरू किया था।
देखिए 16 नवंबर 1966 से विधिवत यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना शुरू किया था और इसी दिन से ही जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट मैंने बताया कि तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यही बात मैंने जो कि यहाँ पर मेंशन था उसको बताने का प्रयास किया। बाकी यहाँ पर मैंने डेट के लिए एक इमेज भी लगा रखी है, इसको भी आप देख पा रहे होंगे। तो उम्मीद है कि ये डिटेल्स आप सभी को पसंद आई होगी। मैंने कोशिश यही की क्वेश्चन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में भी आपको बताऊं। बाकी उम्मीद है कि आप सभी को ये डिटेल्स भी अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किस समाचार पत्र का प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो लेट्स ट्रूथ प्रिवेल है। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जिसका प्रतीक चिन्ह यानी कि जो लोगो आपका होता है वो लेट्स ट्रूथ प्रिवेल है। ये आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है इसमें द स्टेट्समैन, और फिर दूसरा ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया, और तीसरा है द ट्रिब्यून, और फिर उसके बाद से लास्ट में है द हिंदू। इन चारों में से आपको राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है लेट्स ट्रूथ प्रिवेल है। इसके बारे में डिटेल भी जो है मैं आपको नीचे बताता हूं। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका राइट आंसर है। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहां पर इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया के समाचार पत्र का लोगो लेट ट्रूथ प्रिवेल है, जो कि मैंने अभी क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपको बताया। फिर इसके बाद से और भी डिटेल्स है। देखिए मूल रूप से इसे द बॉम्बे टाइम्स और जर्नल्स ऑफ कॉमर्स कहा जाता है, यानी कि पहले का जो अगर इसका नाम अगर देखा जाए टाइम्स ऑफ इंडिया का तो द बॉम्बे टाइम्स ऑफ जर्नल्स ऑफ कॉमर्स इसको कहा जाता था। फिर इसके बाद से इस पेपर की स्थापना जो है 1838 में पश्चिमी भारत के ब्रिटिश निवासियों की सेवा के लिए की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना किस लिए की गई थी और कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1838 में पश्चिमी भारत के ब्रिटिश निवासी, जो पश्चिमी भारत के ब्रिटिश निवासी थे उनकी सेवा के लिए जो है इस जो न्यूज़पेपर है या जो समाचार पत्र है उसकी स्थापना की गई थी 1838 में। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि प्रारंभ में यह साप्ताहिक रूप से 2 बार प्रकाशित होता था, यानी कि शुरू में जब इसकी स्थापना की गई थी तो सप्ताह में ये 2 बार जो है प्रकाशित होता था समाचार पत्र। और इसके बाद से 1851 में दैनिक बन गया। दैनिक का मतलब रेगुलर पर डे जो है इस समाचार पत्र की छपाई होने लगी और 1861 में इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। पहले का नाम क्या है, द बॉम्बे टाइम्स ऑफ जर्नल ऑफ कॉमर्स, और उसके बाद इसका नाम बदलकर कब टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया, तो 1861 में इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहां पर मैंने पुरानी जो न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया का उसका मैंने यहां पर लगा रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आई थिंक ये काफ़ी पुराना न्यूज़पेपर का मुझे पिक मिल गया। इस पर डेट भी नहीं लिखा है कब का है, लेकिन यहाँ पे गांधी जी की एक पिक लगी हुई है, यानी उस टाइम का ये न्यूज़पेपर है। तो उम्मीद है कि ये डिटेल्स आपको पसंद आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। डिटेल्स मैं इसलिए बताता हूँ कि क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हट के भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन दोबारा से बनाया जाए तो इस डिटेल से आपके उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इस तरह का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा हर यूनिट में, तो इसलिए आप जो है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके कॉन्सेप्ट हैं अगर अच्छे तरीके से क्लियर होंगे तभी जाकर आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो उसके वजह से थोड़ी सी गलती की वजह से आपका ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब देखिए अभिकथन में दिया गया है कि अधिक प्रसारण यानी कि ब्रॉडकास्ट अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय होता है। सही बात है, परंतु नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव घट रहा है। तो याद रखना है कि अधिक प्रसारण अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय यहां पर होता है, लेकिन वर्तमान समय में जो आपकी नई मीडिया है इसके प्रभाव से ये जो आपके ब्रॉडकास्ट हैं या प्रसारण है अधिक वो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं।
कारण क्या दिया गया कि इंटरनेट प्रसारण मीडिया पर तेज हानि होने की ओर प्रवृत्त है। यानी कि जो इंटरनेट का प्रसारण है, इंटरनेट से जो आपके एंटरटेनमेंट के जो वीडियोज हो गए, अलग अलग सेक्टर के, मनोरंजन के, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, ये आपको इंटरनेट के वजह से मिल पा रहे हैं, जिसके वजह से ये जो अधिक प्रसारण वाले ब्रॉडकास्ट या अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली जो कि लोकप्रिय होता था, वर्तमान समय में ये जो नई मीडिया आ चुकी है इसके प्रभाव से घट रहा है। तो ये भी बात सही है, यानी कारण अभिकथन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। अब तो मैंने सारा कुछ आपको बता रखा है, तो अब राइट आंसर आप इन चारों विकल्पों में से इजीली बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जैसे इंटरनेट प्रसारण मीडिया तेज हानि होने की ओर प्रवृत्त है, कैसे कि आप देख पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से लोग मनोरंजन भी कर ले रहे हैं, जो कुछ सीखना है उसके माध्यम से सीखने के लिए भी बहुत सारे एजुकेटर हैं, चैनल्स हैं, उसके माध्यम से सीख ले रहे हैं। तो इसके कारण से ये जो है आपका ये जो लोकप्रियता है आपकी अधिक प्रसारण या अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली वाली जो मीडिया है, वो नई मीडिया जो है इसको पूरी तरीके से घटा रही है। तो इसके बारे में डिटेल्स भी कुछ ज़्यादा तो नहीं बता सकते, आपको अच्छे से स्पष्ट भी हो गया होगा क्योंकि आप इसी आधुनिक युग में जीते हैं और आपको पता होगा कि कैसे इंटरनेट के प्रसारण से ये जो मीडिया नए नए जो आपके कंटेंट हैं, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है, फिर आपको कुछ लर्निंग करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना है, स्पोकन इंग्लिश सीखना है, मैथ सीखना है, हिंदी सीखना है, सिंगिंग सीखना है, कुछ भी सीखना है, इवन ऐसे कंटेंट आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाते हैं जिससे आप सीख सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी ने बताया होगा और क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जनसंचार के उभरते क्षेत्र हेतु शोधकर्ता पॉल लजर्सफील्ड किस प्रकार के एक प्रारंभिक चिंतक व शोधकर्ता साबित हुए थे। उसके संदर्भ में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिनमें से कुछ स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, उनका चुनाव करके जो है नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट से सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए, उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ प्रशिक्षण देने के लिए, अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का स्तर बढ़ाने के लिए, यह धारणा बनाने के लिए कि मीडिया प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित होता है। अब यहाँ पे 4 विकल्प नीचे आपको दिख रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके भी आप अपना राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल पहला और उसके बाद से जो दूसरा बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंचार के उभरते क्षेत्र हेतु जो शोधकर्ता पॉल लजर्सफील्ड हैं वो किस प्रकार से एक प्रारंभिक चिंतक व शोधकर्ता साबित हुए थे, तो सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए और उच्च स्तरीय उद्यमिता के कौशल के साथ प्रशिक्षण देने के लिए जो है ये आपके प्रारंभिक चिंतक व शोधकर्ता साबित हुए थे जनसंचार के उभरते क्षेत्र में। तो उम्मीद करता हूं आपने अच्छा अपना राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताया होगा। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ बिंदु मैंने उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिए हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही रखा है कि जनसंचार के उभरते क्षेत्र हेतु शोधकर्ता पॉल लजर्सफील्ड सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए तथा उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ प्रशिक्षण देने के लिए प्रारंभिक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। और पॉल लजर्सफील्ड जो है यहाँ पे ये टाइप में मिस्टेक है आपका। तो जो क्या होता है फॉरेन जो आपके रिसर्चर हैं या साइंटिस्ट हैं उनका नाम इंग्लिश में होता है, तो जब आप उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग एरर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको किसी को ज़्यादा महत्व देना है तो जो उनका इंग्लिश नेम है उन पर ज़्यादा आपको प्रेफर करना होगा। तो पॉल लजर्सफील्ड जो है यहाँ पर 1901 और 1976 ने जो है मीडिया और संचार सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। याद रखना यहाँ पे ये सन मैंने एक पॉइंट मिला, इसको भी मैंने मेंशन कर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई सूची में संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं को चिन्हित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं दी गई हैं, किसके संदर्भ में, संप्रेषण के संदर्भ में, और आपको उन्हें फाइंड करना है। देन उसके बाद से नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर जरूर बताएं, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आपको मैं नए नए और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको अपने एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखिए पहला नॉइस दिया गया है, शोरगुल, तो ये आपका मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है, ठीक है, ये बा कारण आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद अदृश्यता, ये भी आपका मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है। अगर आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं तो इसमें साइकोलॉजिकल कोई इंपैक्ट नहीं आपका दिख रहा है।
बाकी यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। पूर्वाग्रह अगर आपके पास कोई है तो ये संप्रेषण में जो है आपके मनोवैज्ञानिक बाधा के रूप में काम करेगा। अरुचि यानी कि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो भी आपको कम्युनिकेशन जब आप व्यक्ति से करेंगे तो आप जो है प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद से ध्यान का न होना, सॉरी ये पूर्वाग्रह आपका राइट होगा, यहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया। बाकी अरुचि भी आपका सही है। उसके बाद से ध्यान का न होना, अगर आपका ध्यान भी नहीं है जिस व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो भी जो है ये आपके मनोवैज्ञानिक बाधा के रूप में काम करेगी, यानी कि आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर सी, डी और ई राइट आंसर है, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताया होगा और क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए इस क्वेश्चन के कुछ डिटेल्स हैं उन्हें भी हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और भी जो मनोवैज्ञानिक जो है बाधाएं हैं संप्रेषण में, उसको मैंने मेंशन कर रखा है। पूर्वाग्रह आपने ऊपर देखा, यानी पुरानी बातें कोई है, कोई धारणा है जो दिमाग में चल रहा है और किसी व्यक्ति से जब आप बातचीत कर रहे हैं या संप्रेषण कर रहे हैं तो आपका ये मनोवैज्ञानिक बाधा के रूप में काम करेगा, यानी बेहतर रूप से आप बातचीत उससे नहीं कर पाएंगे। अरुचि के बारे में मैंने बताया कि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप पढ़ाई भी नहीं करते हो, काम ही नहीं करते हो। जब तक पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड में नहीं रहती है तब तक आप जो है काम नहीं करते। इंटरेस्ट भी नहीं रहता तो आप पढ़ाई भी नहीं करते हो, किताब बंद करके आप रख दोगे कहीं पे। फिर उसके बाद से ध्यान का ना होना, आपका पता चले किताब यहाँ पर सामने खोल कर आपने रखा है और ध्यान आपका कहीं और है, पिज्जा बर्गर खाने के लिए या कहीं खेलने के लिए या कहीं घूमने जाने के लिए, तो भी जो है आप पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर संप्रेषण के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक बाधा दिया गया है तो ये इसमें आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद से नकारात्मक ग्रहणशीलता, अगर निगेटिविटी आपके अंदर है तो भी आप जो है यहाँ पर प्रभावपूर्ण संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, यानी कि संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा के रूप में ये काम करेगा। और भावनात्मकता, यानी भावनाओं में बह के भी आप ऊपर नीचे कुछ अलग बातें बोल गए तो भी ये काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं बखेड़ा खड़ा हो जाता है समाज में। जो पॉलिटिशियन अपने स्टेटमेंट्स उल्टे सीधे देते हैं तो ये भावनाओं में बह के, ऐसा नहीं कि कुछ आपको बोल देना, तो भी आपका ये अगर होता है तो संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा के रूप में काम करेगा। तो ये कुछ हैं पॉइंट्स जिनको आपको याद रखना है। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगी। छोटी सी ये वीडियो थी, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चन था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए मैं काम कर रहा हूँ निरंतर। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं आपको रेगुलर बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूं तो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, तो आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और निसंकोच जो है, आप परेशान नहीं होना है किसी प्रकार का। आपके अंदर अगर कोई भी शंका है या कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। एग्जाम से रिलेटेड कई सारे छात्र मुझसे क्वेरी या क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उनका जवाब देने का प्रयास करता हूं। बाकी जैसे भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी उसके बारे में मैं आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से तो बता ही दूंगा, लेकिन मैं आपको वीडियो बनाकर उसके माध्यम से भी जो है मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब से आपके एग्जाम होंगे। अटकलें लगाई जा रही हैं और इसी बीच में एनटीए ने अपना एग्जाम कैलेंडर 2023-24 जो है रिलीज किया है। उसमें कई सारे एग्जामों की डेट दी गई है, लेकिन यूजीसी नेट के एग्जाम के बारे में उसमें क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन आशा की जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है एनटीए इसके बारे में भी कोई नोटिस जारी करेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कब से फॉर्म भरना है और कब से एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं और अटकलें लगा सकते हैं, और वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो ये आपको सोच कर चलना है। तो बाकी आपके हाथ में तैयारी करना है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा को अगर क्लियर करना है तो तैयारी आपकी होनी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करके जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं और इसे शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। एग्जाम रिलेटेड अपडेट की जो नोटिफिकेशन है वो भी पाने के लिए, हायर एजुकेशन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है, उससे जुड़ी भी अपडेट्स मैं आप सभी को देता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।